नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलू, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की। यानी किताब हमारी सेकंड वाली जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसका चैप्टर नंबर हम 7 देख रहे हैं और उसका लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम भारतीय सतत विकास और नियोजन और सतत पोषणीयता की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मैं आपको भीगा हुआ सा लग सकता हूं क्योंकि हमारा सिर पूरा बारिश से जमा है, गला कुछ बैठा हुआ लग सकता है क्योंकि भीगेंगे तो बीमार होंगे, लेकिन आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसलिए क्लास मिस नहीं किया करते हैं ना। तो ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं सतत पोषणीय विकास यानी 100% विकास की बात करते वाले आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस प्रकार क्या करना चाहेंगे और हमारे पास जो संसाधन है उसको हम कैसे बचा पाएंगे। ये बातें तो हम पिछले 4 लेक्चर में करते आए, लेकिन आज का जो टॉपिक है लेक्चर 5 का वो कुछ निराला है, वो कुछ शानदार है और उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। पहले उसका नाम कुछ और हुआ करता था, अब उसका नाम कुछ और हो रहा है और वास्तव में वो किसी ऐसे राज्य की एक जीवन रेखा बनी हुई है, मरु गंगा बनी हुई है। सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज के इस मजेदार लेक्चर को। और मैंने आपको कई बार बताया है कि ज्योग्राफी के लेक्चर की पहली स्लाइड जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसमें पूरे लेक्चर की पृष्ठभूमि तैयार होती है, इसलिए आप ध्यान से इस स्लाइड को देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर जो है, इसकी परियोजना जो है, इसकी स्कीम जो है वो कब आई, किसके माइंड में आई और कहाँ चलाई गई। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसको हम समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सबसे पहले आप ये जानते होंगे कि नहर होती क्या है, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए। नहर कोई बड़ी चीज नहीं होती है। नदी को रोका जाता है और वहाँ एक बांध बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? किसी भी नदी को रोका जाता है और एक बांध बनाया जाता है, मतलब एक भराव क्षमता बनाई जाती है और उसके बाउंड्री कर दी जाती है और वहाँ से एक लिफ्ट निकाली जाती है, उसको हम नहर कह सकते हैं, जो या तो किसी शहर को पीने के लिए पानी देगी या खेतों को सिंचाई के लिए पानी देगी। तो नहर पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए हो सकती है। तो ऐसे ही इंदिरा गांधी नहर है। तो फिर किसको रोका हमने और क्यों बनाया इसको, तो इस बात को समझते हैं। इधर से एक नदी आ रही है, बहुत आसानी से समझना आपको। ये एक नदी है। ये क्या है? एक नदी है और इस नदी का जो नाम है वो है व्यास नदी। क्या नाम है इसका? व्यास नदी। दिख रही है आपको? आराम से आ रही है, धीमे धीमे रफ्तार में आ रही है। और इधर से एक नदी और आ रही है, ये इसमें आके मिल रही है यहाँ पे, इस स्थान पे, और इस नदी का नाम है सतलज नदी। क्या नाम है इसका? सतलज नदी। सतलज नदी। दोनों नदियां आ गई, जिसको जहां आना था वहां आ गई। और इस स्थान पर यहाँ पे हम इन नदियों को रोक रहे हैं और यहाँ पे एक बांध बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बांध बना रहे हैं और इस बांध का नाम है हैरी के बैराज। हैरी के बैराज। यहाँ पानी को हमने रोका है और यहाँ से फिर हमने एक नहर निकाल दी, इसको हम इंदिरा गांधी नहर कहेंगे। इंदिरा गांधी नहर। आगे बात समझ में? बहुत सिंपल चीज है। ऐसे निकाली गई है नहर को, प्रत्येक नहर ऐसे ही निकाली जाती है, ठीक है। कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, ये चीजें जानना भी जरूरी है। तो इसके नामकरण की बात करें या फिर सबसे पहले देखते हैं कि इसका उपनाम क्या है। भाई आपको इंदिरा गांधी तो लिखा हुआ दिखाई दे ही रहा है, लेकिन इसका उपनाम क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके उपनाम की अगर बात करें तो बहुत ही प्यारा और सुंदर नाम इसका उपनाम देखने को मिलता है। इसे राजस्थान राज्य, जो मरुस्थल वाला राज्य है, जो डेजर्ट वाला राज्य है, जहाँ मिट्टी मिट्टी देखने को मिलती है, उस क्षेत्र में ये ज़्यादा चलती है। क्योंकि पंजाब के बाद जैसे ये पंजाब के ऊपरी हिस्से से ऐसे आती है तो राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर होते हुए राजस्थान के बॉर्डर के हिस्सों में चलती रहती है। जैसे राजस्थान के बॉर्डर पर 4 जिले हैं जिसको हम SBB जैसे याद करते हैं, श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। वैसे हम भारत के राज्य जो पाकिस्तान से लगते हैं उनको हम पंगु राज से याद करते हैं। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू अब केंद्र शासित हो गया, लेकिन ये आपको याद हो सकता है ऐसे। तो उपनाम की बात करें तो ये राजस्थान की क्या कहलाती है? जीवन रेखा। राजस्थान की
जीवन रेखा। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। किसकी जीवन रेखा है? राजस्थान की। कुछ लोग इसे या मरु गंगा यानी मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं, मरु गंगा। ये इसके दो उपनाम देखने को मिलते हैं। मरु यानी कि मिट्टी, बालू मिट्टी। मरु स्थल यानी बालू मिट्टी का स्थल, जहां पानी बिल्कुल नहीं होता, तो वहां के लिए तो ये जीवन रेखा ही होगी। तो वहां इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र है पूरा ही, वो क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र। इसलिए वहां पे इसकी बहुत जरूरत होती है, इसलिए वहां की इसको मरु गंगा कहते थे। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात को देखिए, उपनाम के बाद इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम भी इसका बहुत प्यारा है। अब देख लो आप किस क्षेत्र में बह रही है ये, उसी हिसाब से इसका क्या हो जाएगा? प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम राजस्थान में बह रही है, तो राजस्थान नहर, ये इसका प्राचीन नाम है। लेकिन इसका जो वर्तमान नाम है, वो जो नामकरण है इसका, वो कब हुआ इसकी बात हम करेंगे। वर्तमान जो इंदिरा गांधी नाम है, वर्तमान नामकरण इसका कब हुआ, ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पहली स्लाइड तो आप सबको पता ही है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका मतलब क्या आगे का लेक्चर महत्वपूर्ण नहीं होता? आगे का लेक्चर उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना पिछला, है ना? ठीक है ना? आगे देखिए, वर्तमान नामकरण की बात करें तो वर्तमान नाम इसका 2 नवंबर को रखा गया। कब रखा गया? 2 नवंबर 1984 को। 1984 में इस नहर का जो नाम है वो कंवर सेन जो व्यक्ति थे, उनके कहने पर वही लेके आए थे। और इसका शिलान्यास करने वाला व्यक्ति अलग है, उद्घाटन करने वाला व्यक्ति अलग है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। ये किसके दिमाग की उपज है? मतलब ये जो नहर है किसके दिमाग की उपज है? भाई ये तो हम जान गए, इसे मरु गंगा कहते हैं, इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। ये मोस्टली पंजाब से, जैसे सतलज और ब्यास नदियों से मिलकर हरी के बैराज जो पंजाब में है, वहां से फिर नीचे की ओर ऐसे आना शुरू करती है, तो फिर धीरे धीरे पूरे राजस्थान को पानी देना शुरू कर देती है। अब ये ऐसी इतनी प्यारी योजना जो है वो किसकी है? योजना किसकी दी हुई है? तो उस व्यक्ति का नाम बहुत प्यारा है, और वो व्यक्ति है कंवर सेन। वो व्यक्ति कौन है? कंवर सेन। कंवर सेन ही वो व्यक्ति है जिन्होंने इतनी प्यारी योजना हमारे पूरे देश को और विशेषकर राजस्थान वालों को दी। इसके बाद शिलान्यास की बात करें, उद्घाटन से पूर्व शिलान्यास किया जाता है। शिलान्यास देखो, 3 चीजें मैं आपको बता चुका हूं। कौन कौन सी? सबसे पहले इसका उपनाम क्या है, उसके बाद इसका प्राचीन नाम क्या है, उसके बाद इसका वर्तमान नाम क्या है, और उसके बाद इस योजना को किसने दिया, और इसके बाद ये जो शिलान्यास जो है ये इसका किया था गोविंद वल्लभ पंत। ये क्रांतिकारी थे, हमेशा क्रांति वाले काम किया करते थे। गोविंद वल्लभ पंत, क्या नाम है इनका? गोविंद वल्लभ पंत। अब एक व्यक्ति बच गया जिसने इस पूरी नहर का उद्घाटन किया है भाई, और वो बड़े ही टॉप के व्यक्ति हैं, बड़े ही टॉप के व्यक्ति हैं। उद्घाटन, उनका नाम सुनते ही वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। क्या नाम था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षक थे पहले ये, जो भारत के क्या थे? दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति। ये वे व्यक्ति है जिनके नाम से 5 सितंबर को हर साल हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इंदिरा गांधी नहर जो है अब तो बहुत बड़ी हो गई, लंबी चल गई, मेसातौली, गडरा, बाड़मेर तक चली गई। सारी चीजें तो हम देखेंगे ही, लेकिन इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसकी पृष्ठभूमि को हमने यहाँ से समझा है। तो नाम क्या है, उपनाम क्या है, शिलान्यास क्या है, योजना किसकी है, और इसका नामकरण कब किया गया वर्तमान वाला, प्राचीन क्या नाम है, ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं।
इंदिरा गांधी नहर, क्या पढ़ रहे हैं हम? इंदिरा गांधी नहर। आरंभ यानी शुरुआत, आरंभ यानी शुरुआत इसकी कब हुई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर काम 31 मार्च को 1958 को प्रारंभ हुआ, यानी 1931 की वो शुभ घड़ी, तारीख क्या? 31, सन क्या? 58, 1958 यानी 1951, 31 मार्च 1951 को इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी योजना का खाका तैयार किया गया और उसकी शुरुआत की गई। निकास स्थान पंजाब में से निकली है। वो जो हैरिके बैराज हमने अभी कुछ देर पहले बनाया था, जो एक बांध हमने बनाया था व्यास और सतलज नदी पे, वो पंजाब में है। तो पंजाब के उस क्षेत्र में एक जिला पड़ता है फिरोजपुर जिला। कौन सा जिला? फिरोजपुर जिले में सतलुज यानी सतलज और व्यास के संगम पर स्थित हरिके बैराज से ये निकाली गई। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, इधर से आ रही है सतलज और इधर से आ रही है व्यास, ठीक है। ये तो आपकी व्यास है और ये आपकी सतलज, ठीक है। यहाँ पे जो है एक बांध बनाया गया है और इस बांध को हमने देखा कि इसे हैरिके बैराज कह रहे हैं। ये हम बना चुके डायग्राम, लेकिन जहाँ से ये निकल रही है वहाँ पे जो जिला है उस जिले का नाम है फिरोजपुर। याद हो गया आराम से? व्यास, फिर सतलज, फिर हैरिके बैराज, जगह पंजाब, और जहां से नहर निकली है वो पंजाब का जिला है फिरोजपुर, और फिर वहां से राजस्थान की तरफ चली जाएगी। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या याद रखना है? पंजाब प्रांत यानी राज्य होता है, जैसे हमारे राजस्थान भारत में राज्य होता है, वैसे पाकिस्तान में जो पंजाब है उसको पंजाब प्रांत कहा गया था। उस समय वो वहाँ था क्षेत्र, ठीक है। सतलुज व्यास के संगम में स्थित हैरिके बैराज से यहाँ निकाली गई है। ये देखो, ये दिखाई दे रही है आपको? खूब बड़ी है, मतलब अपन को यहाँ छोटी दिखाई दे रही है ना, लेकिन ये खूब बड़ी है। इस प्रकार से बांध बना के इसको ऐसे निकाला गया है, तो कई क्षेत्रों को ये पानी देती है। आगे देखिए, जल ग्रहण क्षमता, ये अपने तल से 40 मीटर चौड़ी तथा 6.4 मीटर गहरी है। मतलब मैं अगर उसमें डुबकी लगाऊं ना ऐसे, तो मतलब देख लो मैं मोस्टली 6 फीट से थोड़ा सा कम ही हूँ, है ना। तो मैं डूब के फिर हाथ को ऊपर करूँ ना ऐसे, जब मेरी सिर्फ शायद 2 अंगुलियां दिखे और कुछ भी नहीं दिखे, वही दिखे तो दिखे, नहीं तो नहीं दिखे, इतनी गहरी है ये। याद हो जाएगा ना आपको? 6.4 मीटर गहरी है। कितनी है? 6.4 मीटर गहरी है। मीटर है, मैं तो फीट की बात कर रहा था ना, तो ये मीटर है, तो मतलब मैं तो दिखूँ ही नहीं, इतनी गहरी है ना। 6.4 मीटर आपको याद रखना है। गहराई है, ये क्या है? इसकी गहराई है। गहराई तो होती है इस प्रकार से और चौड़ाई होती है इस प्रकार से। गहराई तो अंदर की तरफ होती है, चौड़ाई इस प्रकार दोनों तरफ दाएं बाएं होती है। तो चौड़ाई 40 मीटर है। मतलब आप सोचो, यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 40 मीटर इधर नाप लो, इतनी चौड़ी चलती है ये। मतलब खूब ऐसे लहराती हुई, अंगड़ाइयाँ लेती हुई, नाग लपेटे लेती हुई, है ना। राजस्थान में वो गाना चलता, नाग लपेटा लेवे, तो ये नाग लपेटे बहुत लेती है ना। तो राजस्थान की मरु गंगा है, नाग लपेटे क्यों नहीं लेगी, है ना। कितनी गहराई है इसकी? 6.4। कितनी चौड़ाई है इसकी? 40 मीटर। आराम से याद हो जाती है। हरिके बैराज, सतलज व्यास, फिरोजपुर, पंजाब, ये सब याद होना चाहिए। कब बनी? 1958 में इसे लाया गया, ठीक है। कौन उद्घाटन करने वाला था, कौन शिलान्यास करने वाला था, सब आपको याद है, ठीक है ना। इधर ट्रेन जा रही है, इधर से ये जा रही है। देखो ट्रेन की चौड़ाई पटरियों की ज्यादा है कि इसकी ज्यादा होगी, 40 मीटर है। देखो आपको दिख रही है, एवरेज माना गया है ना। 1981 के एक प्रस्ताव के अनुसार रावी व्यास के अतिरिक्त जल से राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी का नियतन किया गया था। मतलब राजस्थान को पानी दिया गया, कोई बड़ी बात नहीं। 7.6 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग इंदिरा गांधी नहर द्वारा किया जाएगा। यानी राजस्थान में 7.6 मिलियन पानी जो है वो इंदिरा गांधी नहर से लिया जाएगा। राज्यों में विस्तार, यानी किस किस राज्य में है, किन किन राज्यों को पानी दे रही है, कैसे पानी दे रही है, कितना पानी दे रही है, सारी चीजें हम देख रहे हैं। राज्यों में विस्तार की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी नहर 204 किलोमीटर तक एक फीडर है और 150 किलोमीटर पंजाब में, 19 किलोमीटर हरियाणा में बहती है, जहां इसको कोई निकास नहीं है। मतलब नॉन स्टॉप चलती है, वहां बीच में छेद करके पानी नहीं निकाला गया है ना। वो बदमाश कुछ नहीं होता, बीच में छेद कर देते हैं ना। तो अजमेर से आगे जाते हैं तो एक गांव आता है, वहां के लोगों ने नहर आती है उधर से कोई, तो उसमें बिसलपुर वाली, उसमें छेद करके सब्जियां उगा रखी है, जबकि वो पेयजल नहर है। ये क्या है? एलीगल है। उसकी हम शिकायत कर दे तो उनको सजा हुआ है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नहर आगे जा रही है उसको आगे जाने दिया जाए, जो पीने के लिए है उससे सिंचाई ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति को पीने के लिए चलाई गई है, पेयजल के लिए चलाई गई है। तो राजस्थान के सहित पंजाब के और हरियाणा के कई क्षेत्रों को ये पानी देती है। इंदिरा गांधी नहर 204 किलोमीटर तक एक फीडर नहर है, मतलब नॉन स्टॉप चलती है। फीडर मतलब नॉन स्टॉप।
150 किलोमीटर पंजाब में, 19 किलोमीटर हरियाणा में, और जहाँ इसमें कोई निकास नहीं है क्योंकि इसको सीधा कहाँ जाना है, राजस्थान जाना है। सीधा कहाँ जाना है इसको, राजस्थान। हरियाणा में तो वैसे ही पानी पानी है, ठीक है ना, पंजाब में वैसे ही पानी पानी है, ठीक है। हरियाणा में सब कुछ है, बस साक्षरता कम देखने को मिलती है, बाकी सब ठीक है। और लिंगानुपात जो है वो गिरता ही जा रहा है वहाँ का, है ना, लिंगानुपात भी कोई बेहतर नहीं है, ठीक है। शीर्ष स्थान, मुख्य नहर का शीर्ष श्री गंगानगर के हनुमानगढ़ तहसील में मसीतावली के निकट स्थित है। यानी शीर्ष यानी सबसे हाई लेवल का जो ऊंचा स्थान है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का है। कहाँ का है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का। मोस्टली राजस्थान में ही चलती है, निकाली पंजाब से गई है, सतलज और व्यास से, फिरोजपुर पंजाब से, लेकिन पूरा काम इसका जो है पंजाब हरियाणा से तो फीडर के रूप में निकल जाती है और राजस्थान में मोस्टली पानी देती है। समझ रहे हो ना इंदिरा गांधी नहर को आप। हनुमानगढ़ तहसील में मसीतावली के निकट स्थित है। 445 किलोमीटर लंबी नहर का अंतिम भाग जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ के स्थित है। यानी इसका हनुमानगढ़ तहसील में मसीतावली, ये राजस्थान की जगह है, मसीतावली के निकट स्थित है। 445 किलोमीटर लंबी नहर का, कितनी लंबी है, 445 किलोमीटर। इसका अंतिम भाग जो है, लास्ट पॉइंट, राजस्थान का मरुस्थलीय जिला है सबसे, जैसलमेर। बहुत लंबा है, 38 किलोमीटर में फैला हुआ है, 3800 किलोमीटर में फैला हुआ है भाई, बहुत लंबा जिला है। तो इतने बड़े जिले में जाके इसका लास्ट पॉइंट है। यहाँ तो पानी है नहीं, हालांकि यहाँ खनिज तेल बहुत निकलता है, खनिज पदार्थ यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पर्यटक यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, कब, जब सर्दी होती है, क्योंकि ये डेजर्ट है, पूरी तरह से गर्म है। सर्दी में लोग यहाँ आना पसंद करेंगे कि वो बालू मिट्टी जो है वो ठंडी ठंडी सी लगती है। अंग्रेज वहाँ एक लोट पटोट होते रहते हैं। यहाँ एक शम क्षेत्र पड़ता है जैसलमेर में, जहाँ वनस्पति का एक तिनका भी नहीं मिलता, मतलब एक पौधा भी नहीं मिलता, लगभग 20-25 किलोमीटर। आप जो फोक परफ्यूम देखते हो उसकी जो टांटियाँ वगैरह घास जो होती है वो भी इसी क्षेत्र में मिलती है। तो जैसलमेर खनिजों का तो वैसे भंडार है, लेकिन झाड़ियाँ वगैरह आप वनस्पति को देखो, या तो कई क्षेत्रों में मिलेगी ही नहीं, वहाँ अगर मिलेगी तो झाड़ियाँ मिलेगी, मतलब बड़े बड़े पौधे नहीं मिलेंगे आपको, बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे। एक खेजड़ी जो है वो देखने को मिलती है यहाँ। तो जैसलमेर जिला अपनी अलग छवि के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ जाके इसका लास्ट पॉइंट आ जाता है। 445 किलोमीटर ये चलती है, जैसलमेर के मोहनगढ़ स्थान पर जाकर अपना समापन कर लेती है, उस स्थान पर ये रुक जाती है। आगे देखिए, कमांड क्षेत्र। इस नहर का कमांड क्षेत्र बाड़मेर जिले के गडरा रोड तक विस्तृत है। मतलब ये जैसे ऐसे नहर चल रही है, बीच में से एक लिफ्ट नहर निकाल दी, बाईं तरफ निकाल दी, दाईं तरफ निकाल दी, तो आसपास के क्षेत्रों को भी पानी देते जाती है, तो वो कमांड क्षेत्र है। वो क्या कहलाता है, कमांड क्षेत्र। फिर से सुन लो क्या है कमांड क्षेत्र। जैसे नहर जा रही है, इधर दाईं तरफ भी एक नहर निकाल के पानी दे दिया, बाईं तरफ भी दे दिया, जहां जहां पानी दे रही है वो वहां कमांड कर रही है अपनी, तो उसे कमांड क्षेत्र कहा जाता है। इस नहर का कमांड क्षेत्र बाड़मेर जिले के गडरा रोड तक विस्तृत है। इस परियोजना का निर्माण कार्य हो रहा है तथा इसे 2 चरणों में किया गया, मतलब रुक रुक के इसका निर्माण किया गया। इतनी बड़ी नहर है, देखिए आप। इस नहर में 11 अक्टूबर 1967 को पानी छोड़ा गया था और 1 जनवरी 1987 को यह अंतिम छोर तक पहुंचाया जा सका। मतलब देखो कितना समय लगा। यानी कि इसका दूसरा पार्ट बनाने के लिए, मसीतावली गडरा तक दूसरा पार्ट जब इसका बनाया गया तो उसमें 20 साल लग गए, क्योंकि नहर है भाई साहब, नहर है ना, तो इसको बनाने में समय लगता है। पानी को कैसे पहुंचाया जाएगा, किस प्रकार से डेवलप रखा जाएगा, कितना पानी आ रहा है, कितनी क्षमता होनी चाहिए, किस किस क्षेत्र को पानी देना है, तो ऐसी योजना तैयार होती है। अब आप कहेंगे कहाँ, तो सर आप हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र की बात कर रहे थे, होली क्षेत्र की बात कर रहे थे, जो चंबा जिले के थे, 1818 किलोमीटर में फैले हुए थे, 40,000 के आसपास कुछ जनसंख्या थी। वहाँ के लोगों के शिक्षा के विकास की योजना बना रहे थे। 21 वहाँ का घनत्व था, कंबल और सेव वहाँ बहुत होते थे। शिमला और धर्मशाला हिमाचल की राजधानियाँ अलग अलग हुआ करती थी ठंड और गर्मी के हिसाब से। आप उनकी गदिया जनजाति की बात कर रहे थे, वो योजना हमारे समझ में आ रही थी। आप पर्वतीय योजना की भी बात कर रहे थे कि 600 मीटर से ऊंचे पर्वतों की बात है, तो वो नीति आयोग की योजनाएं थी। तो ये क्या है, ये भी तो एक योजना है, पानी पिलाने की योजना। जैसे हिमाचल में शिक्षा का विकास करना, विद्यालय खोलना, विद्युत की व्यवस्था करना योजना थी, वैसे इंदिरा गांधी पानी पिलाने की योजना है। ठीक है, आगे देखिए, ये पढ़ चुके हम। सिंचाई का पर्यावरण पर प्रभाव। सिंचाई क्षेत्र की कृषि भूदर्शावली में परिवर्तन साफ परिलक्षित होता है तथा कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भाई यहाँ तो ये जो हमारा देख रहे हो आप, ये पानी देख रहे हो,
अगर राजस्थान के कई क्षेत्रों में तो पानी था ही नहीं, तो पानी नहीं था तो वहाँ कृषि नहीं होती थी ढंग से। अगर कृषि नहीं हो पाती थी तो ये लोग दुखी थे बेचारे, शेड नजर आते थे। फिर कंवर सेन ने सोचा आपका दुख खत्म कर देते हैं, है ना। तो बीकानेर के रहने वाले थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा, जाना और ये दुख इनका खत्म कर दिया। सिंचाई क्षेत्र की प्रमुख कृषि भूदशावली यानी कृषि की दशा ही सुधर गई यहाँ की, और आज यहाँ का जो विकास है वो अपने आप में एक अलग स्थान रखता है, अपने आप में एक अलग मेंटेन रखता है। तो ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए। आगे देखिए, भूजल स्तर में वृद्धि। प्रथम चरण के कमांड क्षेत्र यानी पहले चरण में जहां जहां ये जल दे रही है, प्रथम चरण के कमांड क्षेत्र में भूमि जल स्तर में 0.8 मीटर प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। चिंता का विषय है, भूमिगत जल विभाग के एक अनुमान के अनुसार गग्गर बेसिन, हनुमानगढ़ की नदी है राजस्थान की, गग्गर क्षेत्र के लगभग 25% भाग की दशा जल स्तर के ऊपरी आ जाने से शोचनीय हो गई। यदि इसे रोकने के उपाय नहीं किए गए तो शताब्दी के अंत तक लगभग 50% भाग की दशा बिगड़ने की संभावना है। मतलब क्षेत्र दलदली हो जाता पास से। अगर ज्यादा नदी चल रही है इस प्रकार से नहर, तो वो कम होती है तो आसपास का क्षेत्र दलदली टाइप हो जाता है। अब देखो, हर चीज के नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं, तो ढेर सारे फायदे हैं इसके, तो एक दो नुकसान भी इसका हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं क्या है। मिट्टी में लवणता। मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होने एवं जलक्रांतता के कारण कमांड क्षेत्र के प्रथम चरण में मिट्टी में लवणता का प्रकोप बढ़ गया है। मिट्टी में लवणता बढ़ेगी, वैसे कि सारी इसमें जलोढ़ मिट्टी तो आनी नहीं है, सारी जलोढ़ मिट्टी नहीं आती, लवणता बढ़ जाती है। और मिट्टी में लवणता और क्षारीयता दो चीजें होती है, वो अलग अलग अपना नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव डालती है। तो इसमें लवणीयता जो है, वो नमक का जो खारापन है वो बढ़ता जा रहा है। मिट्टी की उर्वरकता यानी जो राजस्थान के कई क्षेत्रों की जो मिट्टी है, देखो ऐसे पानी दिया जा रहा है इसमें, इसके कारण मिट्टी की उर्वरकता तथा कृषि उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है। अगर लवणता बढ़ी है तो मिट्टी की उर्वरकता जो है, मिट्टी की जो क्षमता है, मिट्टी के जो गुण है, मिट्टी में जो बोरॉन, फास्फोरस पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके गुण धीरे धीरे खत्म होते हैं। किसी भी फसल को अगर हम देखते हैं तो वो उसी क्षेत्र में होती है जिसके अनुकूल वह मिट्टी होती है। जैसे कि कपास हमेशा काली मिट्टी में होती है, क्यों? गन्ना हमेशा काली मिट्टी में होता है, क्यों? क्योंकि उस काली मिट्टी के अंदर गन्ने को उत्पादित करने के गुण पाए जाते हैं। तो हमेशा मिट्टी एक मायना रखती है। मिट्टी कई प्रकार की होती है, लवणीय मिट्टी हो जाती है, लेटेराइट मिट्टी हो जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी हो जाती है। तो ये जो मिट्टी है इसकी उर्वरकता घट रही है क्योंकि उसके जो गुण है वो इस नहर के आने से कम हो रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इसका फायदा हुआ है नुकसान? फायदा तो ये हुआ कि सिंचाई के क्षेत्र को तो तकलीफ हुई, लेकिन पेयजल के लिए जो लोग काम ले लें उनके लिए अच्छी बात है। तो हर चीज़ के मैंने बताया ना साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन पानी की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए इस नहर को लाया जाना जरूरी था। ये मिट्टी की उर्वरकता तो आने वाले लंबे समय बाद ये देखने को नेगेटिव पॉइंट इसका देखने को मिलेगा। तो क्या करें? तो क्या छोड़ दे उस खेत को? नहीं छोड़ सकते, है ना। तो हमेशा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी साथ चला करती है, कभी कभी इसका सामना करना पड़ता है। ये समस्या द्वितीय चरण कमांड क्षेत्र में अधिक शोचनीय है। मतलब जब 20 साल के अंदर वो हमने देखा, दूसरा चरण जब इसका पूरा किया गया तो उसमें और ज्यादा जो है सोचने वाली बात थी। ठीक है, क्योंकि कमांड क्षेत्र के इस भाग में भूमि के कुछ ही मीटर नीचे कंकड़ स्तर जो प्रवाह को अवरुद्ध कर जलाक्रांता को प्रोत्साहन देते हैं, मतलब कंकड़ पत्थर भी आते हैं, सारी चीजें आती है और उसका सामना खेतों को करना ही पड़ता है और मिट्टी की उर्वरकता कम होती है। मतलब फसल अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मिट्टी के जो गुण है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और वो तो होते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। वापस अच्छे से उर्वरक क्षमता बढ़े तो मिट्टी के गुण फिर से डेवलप हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये नहीं चल पाता, फिर मिट्टी के सारे गुण एक समय में खत्म हो जाते हैं। तो आप समझ गए इंदिरा गांधी नहर की बातें हम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय, यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। मिट्टी के गुण खत्म हो रहे हैं ये हमें पता है, तो फिर आने वाली पीढ़ी के लिए हमें ऐसे क्या प्लान करें यहाँ पे, तो समझिए। जल प्रबंधन नीति बनाए, यानी जल के लिए अच्छे से नीति बनाए। जल प्रबंधन या जल जो है उसको व्यवस्थित करने के लिए उसकी प्रबंधन नीति बनाए। है प्रबंधन नीति, फिर भी ज्ञान देना जरूरी है, जल प्रबंधन नीति बनाई जाए, है ना। सब जानते हैं जल बचाना चाहिए, बचा भी रहे, फिर भी बात करना जरूरी है। सब जानते हैं कि महिलाएं महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है, महिला सुरक्षा जरूरी है, करते भी है लेकिन उस तरह से नहीं करते। तो हर चीज जानते हुए भी हमें पढ़नी पड़ती है कि जल प्रबंधन नीति इसकी की जाए, ठीक है ना। अधिक जल में बोने वाली फसलें ना बोना, मतलब ऐसी फसलें जो इनको कम जल की आवश्यकता होती है वही इस क्षेत्र में बोए, ऐसा हम प्रयास करें। जल की बर्बादी को रोकना, ऐसा नहीं कि पास एक नाला निकाल दिया जल जाए जा रहा है ना। जल की बर्बादी जो हो रही है उसको गुलगुले हमें किसी ना किसी प्रकार से रोकना है।
जल भराव और लवणीय भूमि का उद्धार करना, जल की भराव क्षमता करें और लवणीय भूमि जो है उसका सुधार किया जाए। ये कुछ प्रबंधन है जो हमें करने चाहिए। परिविकास, यानी परिविकास का क्या मतलब, जैसे पर्यावरण चारों ओर का आवरण होता है वैसे परिविकास चारों ओर का विकास करना है। यानी इस नहर के आसपास में पानी दो, वहां अपने आप विकास हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो मोस्टली पानी चाहिए तो परिविकास हो जाएगा। सामाजिक सतत पोषणीयता एवं अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से संबंध आवश्यक है। सामाजिक सतत पोषणीयता यानी समाज में ऐसा नहीं कि जिसकी मंत्री जी से जान पहचान है उसके खेत में तो पानी आ रहा है और जो बेचारा नहीं जान पहचान है मेरा जैसा वो बैठा है उसके खेत में पानी नहीं आ रहा है। सतत पोषणीय विकास वो नहीं है। सबसे पहले तो विकास तो वो है कि सबको पानी मिले, ना कि मंत्री जी के भांजे को, सबको मिले। सिर्फ मंत्री के भांजे को ही नहीं मिला है ना, सबको पानी मिले वहां पे जो खेत है, ये तो है विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है? आने वाली पीढ़ी के लिए भी पानी बचा लो। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या क्या बचाएं? हमारी पिछली पीढ़ियों ने हमारे लिए क्या बचाया है? बहुत कुछ बचाया है। इसलिए हमारा दायित्व भी बनता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। तो ये कहलाता है सतत पोषणीय। सामाजिक, समाज में ये बात सोचकर कि आने वाली सामाजिक जो पीढ़ियां हैं, हमारे समाज की जो पीढ़ियां हैं, मेरे बेटे के बेटे के परपोते के पोते के पोते जो आने वाले हैं, है ना, तो वो जो उनके लिए जो है हम कुछ बचा कर रखते हैं, वो सामाजिक सतत पोषणीयता होती है। अर्थव्यवस्था के अन्य संबंधों, यानी कि अर्थव्यवस्था में भी भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें क्या इसका सहयोग है? बिल्कुल है। फसल होगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। महत्वपूर्ण कौन सी स्लाइड थी बताओ? पहली वाली, ठीक है ना। तो हमने सारी चीज़ों को देखा, समझा, एक एक चीज़ को जाना। बहुत ही बेहतरीन जानकारी थी इंदिरा गांधी नहर के बारे में। आपको अच्छे से याद करना है। लाइक शेयर कमेंट आप करते ही हैं। कमेंट पक्का क्या करें, इससे मुझे पता चलता है कि आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते, है ना। देखो कुछ बच्चों के नाम मुझे याद हो जाते हैं, जैसे राधा मंडल है, अशोक देवासी है, पूजा चौधरी, ये अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और भी ढेर सारे हैं जो कभी कभी कमेंट करते हैं। तो सब लोग कमेंट क्या करें ताकि मुझे पता रहे कि हाँ ये बच्चे अच्छे पढ़ने वाले। आदमियों के तो मुझे ये भी पता है कि किस राज्य से क्या बिलोंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आप लाइक शेयर करना है आपको। टेलीग्राम चैनल जो है वो बहुत कम लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले शानदार लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।